नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पहाड़ प्राइम और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे गैरसैंण विधानसभा सत्र से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सत्र के तीसरे दिन भी जमकर विपक्ष का हंगामा देखने को मिला। कल सदन में बजट पेश किया जाएगा, ये बड़ी जानकारी मिल रही है सत्र से जुड़ी हुई, जहां सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और सदन के तीसरे दिन भी जमकर विपक्ष का हंगामा देखने को मिला। तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया गया, हंगामा किया गया और कल सदन में बजट पेश किया जाएगा। तो गैरसैंण में चल रहे विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष का हंगामा लगातार देखने को मिल रहा है। आज भी विपक्ष के विधायकों ने धरना दिया। विधान भवन के पास कांग्रेस के विधायक गन्ने के समर्थन मूल्य को बढ़ाने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। इसके साथ ही विपक्ष की ये भी मांग है कि किसानों को गन्ने का बकाया भुगतान फौरन होना चाहिए। गैरसैंण विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष के विधायक सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस ने गन्ना किसानों के मुद्दे को हवा दी है। गन्ना किसानों की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधान भवन के बाहर धरना दिया। कांग्रेस की मांग है कि सरकार को गन्ना किसानों का समर्थन मूल्य बढ़ाना चाहिए था। गन्ना किसानों की जो पीड़ा है उसको हम सदन में उठाने का काम करेंगे। ये पहली मर्तबा है जब किसानों के गन्ने के मूल्य में कोई वृद्धि नहीं हुई है और गन्ना किसानों का जो अवशेष भुगतान है उसको भी सरकार ने नहीं किया है और पूरे प्रदेश के अंदर गन्ना किसान जो है आंदोलनरत है। कांग्रेस के विधायक अपने साथ गन्ने की फसल लेकर पहुंचे थे। मकसद गन्ना किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरना है। बजट सत्र चल रहा है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पूरी चहल पहल है। अधिकारियों की, विधायक गण अंदर बैठे हैं। आज सुबह जैसे ही सदन शुरू हुआ तो सदन शुरू होने से पहले ही कांग्रेस के विधायक प्रीतम सिंह और यशपाल आर्य की अगुवाई में तमाम विधायक गन्ना हाथ में लेकर आए थे। उनकी डिमांड थी कि गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाया जाए और जितना भी बकाया है उसका भुगतान कराया जाए। उन्होंने काफ़ी यहाँ हंगामा किया, सिक्योरिटी के साथ उनकी थोड़ी नोकझोंक भी हुई। उसके बाद सदन सुचारू रूप से चलने लगा और प्रश्नकाल में विपक्ष ने सत्ता पक्ष की घेराबंदी करने की कोशिश की और सतपाल महाराज पीडब्ल्यूडी और पर्यटन के मुद्दों पर विपक्ष के सवालों से घिरे दिखे। विपक्ष के अपने आरोप हैं और सरकार का कहना है कि उत्तराखंड में किसानों के हित में सही फैसले लिए जा रहे हैं। शायद थोड़ी सी जानकारी के अभाव है कांग्रेस के हमारे मित्रों को। पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमने मार्च के सत्र में हम इस वक्त महीने में हैं और हमने जनवरी मिड तक का सारा गन्ना भुगतान कर दिया है सारी हमारी सरकारी चीनी मिलों ने, और जो प्राइवेट चीनी मिल हैं वो फरवरी तक भुगतान कर चुकी हैं। जैसे ही हमारा ये बजट सेशन क्लियर होगा, हमको बजट अलॉट होगा, हम इस पूरे पराई सत्र का पैसा क्लियर कर देंगे। सत्र से पहले ही आशंका थी कि विपक्ष अलग अलग मुद्दों को हवा देकर सरकार को कटघरे में खड़ा करेगा। हुआ भी ठीक ऐसा ही। सत्र शुरू होते ही विपक्ष ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। एबीपी गंगा के लिए गैरसैंण से अजीत सिंह राठी के साथ पंकज राणा की रिपोर्ट। तो विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है और आरोप भी लगा रहा है कि सदन के अंदर उनकी बात सुनी ही नहीं जा रही है, जबकि सरकार का कहना है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है और इसलिए वो सिर्फ हंगामा कर रहे हैं। जैसा अंदेशा था ठीक वैसा ही हो रहा है। विपक्ष के विधायक सड़क से लेकर सदन तक सरकार की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि वो सदन के अंदर सिर्फ जनहित के मुद्दे उठा रही है। जो माननीय राज्यपाल का अभिभाषण है वो भविष्य का रोड मैप है, दिखाई नहीं दे रहा है उसमें। और जो सोच, जो विजन होना चाहिए, जो दृष्टि होनी चाहिए, उसका नितांत अभाव है। प्रदेश के जो व्यापक जन मुद्दे हैं जिनके लिए आज जनता आंदोलित है, उसका उसमें कहीं उल्लेख नहीं है, जिक्र नहीं है। तमाम इन मुद्दों को लेकर हम नियम 310 के तहत भी और इस माननीय राज्यपाल के अभिभाषण में हम ये बात करेंगे। बिगड़ती कानून व्यवस्था, बेरोजगारी और युवाओं पर लाठीचार्ज समेत ऐसे कई मुद्दे हैं जो गैरसैंण विधानसभा भवन के अंदर गूंज रहे हैं।
प्रमुख मुद्दा जिसे हम 310 नियम के अंतर्गत उठाना चाहते हैं, नियम 310 के तहत उठाना चाहते हैं, बेरोजगारों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जिसमें भर्ती घोटाले में आज भी लोग जो मुख्य आरोपी हैं खुली हवा में सांस ले रहे हैं। और युवा बेरोजगार संगठन कांग्रेस कह रही है कि इसमें हाई कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच हो, लेकिन सरकार लगातार इनकार कर रही है। मगर सरकार का कहना है कि विपक्ष अगर सही तरीके से सवाल करेगा तो उसका जवाब दिया जाएगा, मगर विपक्ष की मंशा तो सिर्फ हंगामा करने की है। देखिए, मेरा तो आग्रह माननीय जितने भी मेरे नेता प्रतिपक्ष हों या उनके साथ विधायकगण हों, उनसे एक ही आग्रह है कि सदन की कार्रवाई संचालित करने में अपना अच्छा सहयोग दें। आप जानते हैं कि सदन कितने समय बाद यहाँ पे बैठ रहा है, यानी कि नवंबर में हम बैठे थे, फिर आज मार्च में हम यहाँ बैठ रहे हैं और इतने महत्वपूर्ण विषय सामने हैं। नकल अध्यादेश इसकी हल्ला करते करें ना चर्चा उस पर। अभिभाषण है जो कल ये हल्ला करते रहे, बताएं ना बजट पे आप अभिभाषण में कि आपको क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी। सरकार इतना बढ़िया काम कर रही है, सरकार हर अच्छे निर्णय। गैरसैंण में सत्र तो आयोजित हो गया, मगर सवाल यह है कि जब सदन के अंदर इस तरह से हंगामा होगा तो गैरसैंण में सत्र कराने का फायदा ही क्या हुआ। एबीपी गंगा के लिए गैरसैंण से अजीत सिंह राठी के साथ पंकज राणा की रिपोर्ट। इधर सदन के अंदर हंगामा करने पर स्पीकर ने कांग्रेस के सभी विधायकों को एक दिन के लिए सस्पेंड कर दिया है। स्पीकर का कहना है कि सदन के अंदर विपक्ष का व्यवहार ठीक नहीं है, मगर विपक्ष कह रहा है कि सदन के अंदर उनकी बात को अनसुना किया जा रहा है। विपक्ष हंगामा कर रहा है। आरोप है कि सरकार विपक्ष की बात नहीं सुन रही है। सदन के अंदर हंगामा हुआ तो स्पीकर ने कांग्रेस के सभी विधायकों को एक दिन के लिए सस्पेंड कर दिया। हंगामा करना अलग बात होता है, उग्र रूप धारण करना बिल्कुल अलग बात होती है। और मैं आज देखकर बहुत हैरान हुई कि इतना उग्र रूप कोई धारण कर सकता है और इस तरह का व्यवहार कर सकता है। वरिष्ठ वहाँ पर कांग्रेस के नेता हैं, स्पीकर भी रहे हुए नेता हैं, और उसके बाद इस तरह का उग्र व्यवहार सदन में। विधानसभा अध्यक्ष का कहना है कि सदन के अंदर कांग्रेस विधायकों का आचरण ठीक नहीं है, मगर कांग्रेस के विधायक आरोप लगा रहे हैं कि विधानसभा अध्यक्ष विपक्ष की बात को अनसुना कर रही है। पीठ वो कार्य कर रही है, ऐसा लग रहा है जैसे सरकार का माउथपीस बन गया, क्योंकि जो सम्मानित अध्यक्ष होते हैं वो पक्ष विपक्ष दोनों की बराबर बात सुनते हैं और उनका निवारण हेतु जो भी संसदीय परंपराएं होती है, नियमावली होती है, उसके तदनुसार कार्रवाई करते हैं। लेकिन यहाँ पे आदेश चौहान जी के साथ इतना बड़ा हादसा उनके घर में किसी विधायक के हुआ। कांग्रेस के विधायक बगैर कुछ भी कहे, मगर स्पीकर के फैसले से साफ है कि अगर सदन में बेवजह हंगामा हुआ तो एक्शन होगा। एबीपी गंगा के लिए गैरसैंण से अजीत सिंह राठी के साथ पंकज राणा की रिपोर्ट। तो सदन के अंदर हंगामा करने पर स्पीकर ने कार्रवाई का हंटर चलाया है और इसी पर देखिए एबीपी गंगा के उत्तराखंड ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट। बजट सत्र का आज दूसरा दिन था और सुबह से ही हंगामे के आसार जिस तरह के बताए जा रहे थे उसी तरह से विधानसभा की शुरुआत हुई। शुरू में ही कांग्रेस के विधायक गन्ना हाथों में लेकर उसका मूल्य बढ़ाने के लिए, भुगतान कराने के लिए प्रदर्शन करते हुए विधानसभा में प्रवेश किया और उसके बाद प्रश्नकाल तो जरूर चला, लेकिन शून्यकाल आते आते यहाँ पर भारी हंगामा शुरू हो गया। और इस हंगामे की वजह जसपुर से कांग्रेस विधायक आदेश चौहान के विशेषाधिकार हनन के एक मामले को लेकर हुई, जो पुलिस से जुड़ा हुआ था। और वो मामला इतना बढ़ा कि वहाँ पर वेल में आकर कांग्रेसी हंगामा करने लगे और सत्तारूढ़ दल के जवाब से, जो ट्रेजरी बेंच थी, उनके मंत्रियों के जवाब से कांग्रेस नाखुश थी और पुलिस पर कार्रवाई चाहती थी कांग्रेस। और कांग्रेस के विधायकों ने वहाँ पर हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा इतना बढ़ा कि कागज के गोले पीठ की तरफ फेंके जाने लगे, विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर दागे जाने लगे। और इसी बीच वहाँ पर बहुत शोर शराबा हो गया। तो पहले स्पीकर रितु खंडूड़ी ने उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। और बात नहीं बनने के साथ रितु खंडूड़ी ने पूरे विपक्ष के जितने भी कांग्रेस के विधायक थे उन सबको एक दिन के लिए विधानसभा से कार्रवाई से सस्पेंड कर दिया। और ये उत्तराखंड के इतिहास में पहली घटना थी जब किसी स्पीकर ने कांग्रेस के सभी विधायकों को सस्पेंड कर दिया हो या विपक्ष की इतनी बड़ी संख्या में विधायकों को कार्रवाई से बेदखल कर दिया हो पूरे एक दिन के लिए। और इसी के साथ ही एक राजनीतिक घटनाक्रम भी हुआ कि बसपा के 2 विधायक भी कांग्रेस के साथ आ गए।
और अब ये तमाशा चला। फिर आज कुल मिलाकर पूरे दिन 7 बार सदन को स्थगित करना पड़ा। आज जो समय पब्लिक के लिए था वो नष्ट हो गया। अब कल भी हंगामे के आसार है। अपने सहयोगी कैमरामैन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ एबीपी गंगा के लिए अजीत सिंह राठी। उधर सदन के अंदर हो रहे हंगामे पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा है कि विपक्ष के नेताओं को अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से रखनी चाहिए। एक बार बहुत पहले हुआ था, उसमें वो सदस्य निलंबित भी हुए थे। हरक सिंह जी उस समय नेता विपक्ष थे और उनके द्वारा बेल में चला गया, वो अभी वो निलंबित हुए थे। और चलिए अब रुक करेंगे कुछ और खबरों का। तो नागरिक उड्डयन इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 2 दिवसीय दौरे पर उत्तरकाशी पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने जिला प्रशासन की तरफ से लगाए गए स्टॉल्स का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने धराली गांव का भ्रमण किया। केंद्रीय मंत्री धराली गांव में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम और गांव में बुनियादी ढांचे और दूसरी सुविधाओं को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। साथ ही वे जिले के अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। और चलिए आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर आपको बता दें, चमोली के रैणी क्षेत्र में आपदा का मामला है। आपदा में लापता लोगों के लेकर जनहित याचिका। हाईकोर्ट में जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार से 3 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है। बड़ी खबर चमोली के रैणी क्षेत्र में आपदा को लेकर, ये बड़ी खबर है। राज्य सरकार का एक रुख रहा है कि अगर कोई भी लोग पहाड़ के नीचे दब जाते हैं या ऐसी जगह दब जाते हैं जहाँ उनको निकालना इतना आसान नहीं होता, तो वो उन्हें मरा मानकर उनके शव को भी निकालने से हट जाती है, जैसा केदारनाथ यात्रा में हुआ। और मैंने कहा था कि भाई इसमें तकरीबन 122 लोग अभी भी लापता हैं और ये खाली भारत के ही नहीं है, इसमें नेपाल के भी हैं और भी एक देश हैं वहाँ से भी हैं और अरुणाचल प्रदेश से लेके बांग्लादेश या बंगाल से लेके कई राज्यों के हैं। इसमें उनके शव को ढूंढना और उनका अंतिम संस्कार करना सरकार की जिम्मेदारी है और इनको ढूंढा जाना चाहिए, इनका अंतिम संस्कार होना चाहिए। उस पर भी राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया गया। तो टिहरी जिले में बढ़ते वायरल के मरीजों की संख्या और इन्फ्लुएंजा वायरस के संक्रमण को लेकर अब स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गया है। जिला अस्पताल बौराड़ी और नरेंद्र नगर अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं और गंभीर लक्षणों वाले मरीजों को टेस्टिंग के निर्देश दिए हैं। सीएमओ का कहना है कि दूरस्थ क्षेत्रों में हेल्थ कैंप लगाकर भी लोगों का चेकअप किया जा रहा है। तो इन्फ्लुएंजा वायरस को लेकर पूरे प्रदेश में एहतियात बढ़ती जा रही है। सरकार की तरफ से 4 धाम यात्रियों के लिए भी गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। इस पर क्या कहा स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने, आपको सुनाते हैं। स्वास्थ्य विभाग ने एक एडवाइजरी जारी की है और हमने भी अपने राज्य में एक एडवाइजरी जारी की है कि आजकल जो एक नई बीमारी आई है उसके लिए एक एडवाइजरी जारी की है कि ताकि लोग सजग भी रहें और स्वास्थ्य के प्रति जो है लोगों को अपनी भूमिका भी तय रहनी चाहिए कि वह हम कैसे स्वस्थ रहें, क्योंकि हमारा प्रदेश 50 लाख लोग अब तीर्थ यात्रा में आने वाले हैं लगभग। और देश का पहला राज्य उत्तराखंड हो गया कि जहाँ की कोरोना के नए केस कोई भी नहीं। अब हमारे राज्य में अब कोरोना जो है समाप्त हो गया। किसी को घबराने की जरूरत भी नहीं है, वो तो फौरी हमने वो किया है कि वह लोगों को सजग रहना है। इसलिए इतनी बड़ी वो भी नहीं है कि साहब कि लोग भयभीत हो जाए। इसलिए स्वास्थ्य विभाग का जो काम है वो क्या है। तो प्रदेश में H3N2 वायरस के खतरे को लेकर चौकसी बढ़ाई जा रही है। हल्द्वानी में भी स्वास्थ्य विभाग ने चौकसी बढ़ा दी है। हालांकि अभी तक किसी सैंपल में इसकी पुष्टि नहीं हुई है। उधर रुड़की के सिविल अस्पताल में भी चौकसी बढ़ती जा रही है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर आपको बता दें, चमोली के रैणी क्षेत्र में आपदा का मामला है। आपदा में लापता लोगों के लेकर जनहित याचिका। हाईकोर्ट में जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार से 3 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है। बड़ी खबर चमोली के रैणी क्षेत्र में आपदा को लेकर, ये बड़ी खबर है। राज्य सरकार का एक रुख रहा है कि अगर कोई भी लोग पहाड़ के नीचे दब जाते हैं या ऐसी जगह दब जाते हैं जहाँ उनको निकालना इतना आसान नहीं होता, तो वो उन्हें मरा मानकर उनके शव को भी निकालने से हट जाती है, जैसा केदारनाथ यात्रा में हुआ। और मैंने कहा था कि भाई इसमें तकरीबन 122 लोग अभी भी लापता हैं और ये खाली भारत के ही नहीं है, इसमें नेपाल के भी हैं और भी एक देश हैं वहाँ से भी हैं
और अरुणाचल प्रदेश से लेके बांग्लादेश या बंगाल से लेके कई राज्यों के हैं इसमें, उनके शव को ढूंढना और उनका अंतिम संस्कार करना सरकार की जिम्मेदारी है और इनको ढूंढा जाना चाहिए, इनका अंतिम संस्कार होना चाहिए। उस पर भी राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया गया। इधर जोशीमठ आपदा प्रभावित सरकार के राहत बचाव कामों से नाखुश है। विस्थापन की मांग को लेकर 11 युवा जोशीमठ से देहरादून तक पैदल यात्रा पर आए हैं। इन युवाओं से बातचीत की है एबीपी गंगा संवाददाता रवि कैंपर। इस साल की शुरुआत जोशीमठ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं रही, क्योंकि जैसे इस साल की शुरुआत हुई जोशीमठ में दरारें आनी शुरू हुई और तमाम जो लोग हैं वो बेघर हो गए। लेकिन 1 तारीख से 13 तारीख तक बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जोशीमठ के जो वहाँ से पैदल चले और उसके बाद देहरादून पहुँचे। यहाँ पर उनका स्वागत भी हुआ। वो तमाम जो जोशीमठ की जो स्थिति अभी तक जिस तरीके की बनी हुई है उसको लेकर ये तमाम जो बच्चे हैं इन्होंने पैदल यात्रा की और पैदल यात्रा करने के बाद आज वो देहरादून पहुँचे। उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुणाल सिंह है। कुणाल, किस तरीके की यात्रा थी आप लोगों की, कहाँ कहाँ आप लोग रुके हैं और जो मांगे हैं वो क्या हैं? हमारी यात्रा 1 तारीख को 4 बजे से शुरू हुई जो देहरादून में ख़त्म हुई। हमारी ये मांग है सबसे पहला कि जोशीमठ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करो। तो कल से उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने जा रही है। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा 16 मार्च से 6 अप्रैल तक आयोजित की जाएंगी और सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू रहेगी। प्रदेश भर में सबसे अधिक अति संवेदनशील 9 परीक्षा केंद्र हरिद्वार जिले में है, जबकि पौड़ी जिले में 5 और पिथौरागढ़ में 1 परीक्षा केंद्र है।